नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति हाजिर हूं लेकर देश और दुनिया की तमाम खास खबरें। लेकिन उससे पहले उन्नाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। उन्नाव कांड से जुड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। असोहा में 2 किशोरियों की मौत का मामला। पीड़ित परिवारों को सीएम कोष से आर्थिक मदद। डीएम ने 5 लाख का चेक परिजनों को सौंपा। तो घायल किशोरी के परिजनों को वहीं 2 लाख की मदद प्रदान की गई है। उन्नाव कांड में दोनों मृत लड़कियों के घर वालों को 5-5 लाख का चेक, तो वहीं जो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है लड़की, उसके लिए 2 लाख की मदद कोष का ऐलान सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया है। तो उन्नाव कांड से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार उन्नाव कांड से जुड़ी तमाम अपडेट सामने आ रही हैं। मैं आपको बता दूं, इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीड़ित परिवार को 5-5 लाख रुपए मदद राशि के तौर पर देने का ऐलान कर दिया है। जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही तीसरी नाबालिग लड़की के लिए 2 लाख रुपए का चेक प्रदान किया गया। तो उन्नाव कांड से जुड़ी हम आपको बता रहे हैं कि पीड़ित परिवार ने दोषियों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की है। पुलिस ने खुलासा भी कर दिया है इस पूरे कांड पर। वहीं मृतक लड़की की मां का भी बयान आया कि जैसे हमारी लड़की को तड़पा के मारा है, वैसे ही उन मुलजिमों को सजा दी जाए, फांसी दीजिए उनको। सीधे मांग की है, फांसी पर चढ़ाने की मांग की गई है अपराधियों को। वहीं इस पूरी खबर पर इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी चंदन जुड़ चुके हैं। चंदन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, खुलासा हो जाता है कि किशोरियों को किसी तरह का कोई पदार्थ दिया गया जिसकी वजह से उनकी हत्या हुई है, ठीक है। उसके बाद घर वाले फांसी की मांग कर रहे हैं। लगातार जो घर वालों के बयान है उसमें विरोधाभास साफ तौर पर झलक रहा है। तो आपको क्या लगता है? जी, आपको बता दूं कि जिस तरीके से उन्नाव की जो घटना हुई, उसके बाद ही पूरा मामला तूल पकड़ता चला गया, जिससे 2 युवतियों की मौत हो गई और एक जो है गंभीर जो है रूप से जो है बीमारी से उसे ग्रसित है, जो भी उसको चस्टक पॉइजन जी दिया गया था और उसका कानपुर की एजेंसी में इलाज चल रहा है। वहीं इस मामले का खुलासा पुलिस ने किया है कि इसमें जो है एक तरफा प्रेम प्रसंग का मामला था, जिसमें एक युवक जो है एक युवती से प्यार करता था और उससे जो है एक तरफा प्यार करता था। वो उसने कई बार इजहार किया, लेकिन युवती ने जब उस बात को मना कर दिया तो उस गुस्से में आकर के उसने उसकी हत्या का प्लान बनाया, जिसको लेकर के जो पुलिस के मुताबिक अगर बात की जाए तो जो पड़ोस के ही गांव का रहने वाला युवक ने अपने एक नाबालिग साथी के साथ जो है एक दुकान से चिप्स मंगा करके उन लोगों को चिप्स खिलाया और उसके बाद जो है चिप्स खिलाने के बाद उसने जो खेतों में गेहूं में डालने के लिए कीटनाशक का उपयोग होता है, वो कीटनाशक पानी के पदार्थ में मिला दिया और उसके बाद उन लोगों को पिला दिया, जिससे वहां पर मौके पर 2 लोगों की मौत हो गई थी और 2 जो युवतियां थी उनकी मौत हो चुकी थी और एक जो है अभी भी कानपुर के रेजेंसी हॉस्पिटल में जीवन और मृत्यु के बीच लड़ाई लड़ रही है। जी। तो आपने वहां पर क्या जो गांव के ग्रामीण थे उनसे बात करने की कोशिश की कि ये पूरा मामला जिस तरह से सामने दर्शाया जा रहा है, क्या ऐसा ही है या इसके पीछे और भी कुछ पहलू है, उसको लेकर कोई बात की गई? क्योंकि जिस जी अगर वहाँ के गांव की बात की जाए तो कल जो युवतियां थी उनका अंतिम संस्कार वहीं पर किया गया, वहीं पर दफन किया गया जहां पर यह घटना हुई थी। जी और एक सबसे बड़ी बात यह है कि गांव में आक्रोश का जो है माहौल है। गांव के लोगों का कहना है कि जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है उनको फांसी की सजा होनी चाहिए, उनको फांसी दी जाए। कहीं ना कहीं कुल मिलाकर के गाँव के लोगों में गुस्सा है, आक्रोश है। और अगर बात की जाए कि इस घटना के मामले में पुलिस ने अपना जो रोल कई बखूबी निभाया और प्रयास किया कि हर तरीके से इसका खुलासा किया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मामले को लेकर के बेहद ही संवेदनशील दिखे, जिसमें उन्होंने
हर तरीके का जो है मॉनिटरिंग करी और उस सरकारी खर्चे पर जो युवती जो है इस समय जो जिसका इलाज चल रहा है उसके जी। सरकारी खर्चे पर उसका इलाज कराने की बात कही और पूरी टीम को लगा करके इसका खुलासे के लिए बोला था, जिसमें देखा जाए तो विपक्षी दल लगातार सरकार को घेरने का प्रयास कर रहा था। बिल्कुल। तो उसके बाद ही जब से इस चीज का जब खुलासा हुआ है तो कहीं ना कहीं ये प्रेम प्रसंग का मामला खुल गया है। लेकिन अभी जब यह युवती जिसका इलाज चल रहा है जब ये ठीक होगी तो ये क्या किस बयान देगी, क्या सबसे अहम अभी बात। उसकी क्या मेडिकल कंडीशन है? मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि जो नाबालिग लड़की है इस वक्त जो जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है उसकी क्या कंडीशन है, क्योंकि उसका बयान भी अभी भी कहीं ना कहीं मायने रखता है। जी देखिए, उसका अभी कल एक मेडिकल बुलेटिन रेजेंसी हॉस्पिटल प्रशासन द्वारा जारी किया गया था, जिसमें ये बताया गया था कि उसके हालात में थोड़ा बहुत सुधार हो रहा है, जी। उसकी कुछ जो है वो इम्प्रूवमेंट कर रही है। लेकिन अभी इस मामले में ये कहना जल्दबाजी होगा कि अभी कितने क्योंकि वो अभी भी जो युवती है वो वेंटिलेटर पे है और उसका जो है इलाज अच्छे से अच्छे डॉक्टर कर रहे हैं और लखनऊ की एक डॉक्टरों की टीम को भी योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश पर जो है भेजा गया है, जो स्पेशल तौर पर वहां पर अपना जो है ट्रीटमेंट और अपनी सलाह के आधार पर उस युवती का इलाज करने का प्रयास कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अभी स्थितियां पहले से थोड़ा सुधार आ रहा है उस जी। युवती ठीक की है। जो है कंडीशन पर। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो नया बुलेटिन आएगा मेडिकल प्रशासन का कानपुर के, तो अब देखने वाली बात होगी उसमें क्या स्थितियां इसमें। बहुत बहुत शुक्रिया चंदन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे सहयोगी चंदन, जिन्होंने बताया कि किस तरह से आगे भी खबरों पर ही हमें अपडेट देते रहेंगे। हालांकि लेकिन मैं बता दूं कि मैं जिस तरह से उन्नाव कांड में लगातार दबिश दी जा रही थी, सीएम योगी ने भी कहा था कि कहीं ना कहीं जल्द से जल्द इन आरोपियों का पता लगाया जाए और इस पूरे मामले का खुलासा किया जाए। वहीं कई विनय नाम का एक शख्स इस पूरे कांड में मुख्य आरोपी घोषित किया गया है, जिसने एक लड़की से नंबर मांगा था। नंबर ना देने के चलते उसने गुस्से में आकर उसे चिप्स में कीटनाशक दवाएं मिला के खिला दी थी। हालांकि जो दो और नाबालिग बच्चियां थी उन्होंने भी वो चिप्स खा लिए, जिसकी वजह से उन तीनों की उन दो लड़कियों की मौत हो गई। हालांकि अभी एक नाबालिग लड़की जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है, उसका भी जल्द से जल्द ठीक होना और उसके बयान भी कई मायनों में अहम माने जा रहे हैं। वहीं अगली बड़ी खबर, पेट्रोल और डीजल के दामों में जिस तरह से लगातार बढ़ोतरी हो रही है उससे हाहाकार मच गया है। मुंबई में लगातार 12वें दिन बढ़े तेल की कीमतें। पेट्रोल 37 पैसे हुआ महंगा, डीजल 39 पैसे हुआ महंगा। पेट्रोल की कीमत हुई 97 रुपए प्रति लीटर, डीजल की कीमत 88.06 रुपए प्रति लीटर। तो देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों से हाहाकार मच गया है। तो चंदन जी मैं आपसे जानना चाहूंगी, पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, आम जनमानस परेशान है। जो अमीर है वो अमीर है, लेकिन जो गरीब है वो इसकी मार बुरी तरह से झेल रहे हैं। क्योंकि जब पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो सिर्फ पेट्रोल की इस पे सिर्फ और सिर्फ वाहन चालकों पर इसका असर नहीं पड़ता, कृषि से लेकर तमाम क्षेत्रों में इसका असर पड़ता है। किस तरह से लोगों की कमर टूटती जा रही है जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। जी मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से पूरे देश में डीजल और पेट्रोल के जो दाम बढ़ रहे हैं उससे जो आम आदमी है, जो आम जनमानस है, उसकी पूरी तरीके से कमर टूट चुकी है। और इसका जो असर नजर आ रहा है, जो डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। अगर डीजल के दामों की बात की जाए तो कई राज्यों में डीजल के दाम 100 रुपए तक पहुंच गए हैं, लगभग उससे ऊपर भी जा चुके हैं। महाराष्ट्र है, दिल्ली है, यहाँ पर लगातार डीजल और पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लगभग सभी राज्यों में ये जो है बढ़ोतरी जारी है। इसका जो असर होता है, अगर आप देखा जाए तो जो डीजल की जो बात कही जाती है उससे संबंधित पूरा जो मामला केंद्रित होता है वो ट्रांसपोर्टेशन पे केंद्रित होता है, जिसमें ट्रक हैं, जितने भी माल ढुलाई के लिए जितनी भी गाड़ियों का यूज होता है वो ज्यादातर डीजल गाड़ियां होती हैं, जिसकी वजह से अब जो किराए थे वो लगातार इस मामले में बढ़ते जा रहे हैं, जिससे जरूरी घरेलू वस्तुएं, चाहे वो तेल हो, आटा हो, सब्जियां हों, ये सब लगातार मार्केट में बढ़ती जा रही हैं, जिसकी वजह से आम गृहिणी जो आम लोग हैं उनके किचन का भी बजट लगातार बढ़ रहा है। और महंगाई की मार से लोग इतना परेशान हो चुके हैं कि अब
उनको वो त्राही त्राही बोल रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, हम लोगों ने कई लोगों से जब बात की तो उन्होंने यही कहा कि हमारा पूरी तरीके का सारा बजट जो है बिगड़ चुका है। जो काम हम लोग इस तरीके से अपनी जो हमारी जो निम्न वर्ग के लोगों की जो सैलरी होती थी, अब उसमें तो केवल पेट्रोल और डीजल के ही जो है डलाने में आधे से ज्यादा खर्च हो जा रही है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, अगर ये डीजल पेट्रोल की जो बढ़ोतरी है, अगर इसमें कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो कहीं ना कहीं आम जनमानस पूरी तरीके से इसमें परेशान है और टूट चुका है। और जो ये महंगाई दर बढ़ती जा रही है, इससे कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या बनकर उभर रही है ये आम लोगों के लिए। बहुत शुक्रिया चंदन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो एक तरफ डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, दूसरी तरफ आम जन मानस बुरी तरह से परेशान है। पहले कोरोना की मार, उसके बाद आर्थिक तंगी और अब पेट्रोल और डीजल के लगातार बढ़ते दाम। अगली बड़ी खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं कानपुर से। गोल्डन कार्ड में सबसे फीसदी पीएम जन आयोग योजना का विस्तार नहीं। मंडल आयुक्त डॉक्टर समीक्षा के बाद मंडलायुक्त ने दिया आदेश। अपर निदेशक स्वास्थ्य को दिए निर्देश। सीएम तो अभी तक सिर्फ 27% लाभार्थियों के कार्ड बने। तो गोल्डन कार्ड में सबसे निचले स्तर पर कानपुर, पीएम जन आयोग योजना का विस्तार नहीं। मंडलायुक्त डॉक्टर राजशेखर ने की मंडलीय समीक्षा के बाद मंडलायुक्त ने दिया आदेश। अपर निदेशक स्वास्थ्य को दिए गए साथ ही साथ निर्देश। वहीं सीएमओ को कारण बताओ नोटिस देने के भी निर्देश दिए गए हैं। अभी तक सिर्फ 27% लाभार्थियों के कार्ड बने हैं। तो गोल्डन कार्ड में सबसे निचले स्तर पर कानपुर। वहीं चित्रकूट से बड़ी खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। प्राइवेट नर्सिंग होम में एक महिला की मौत। इलाज में लापरवाही से हुई महिला की मौत। यशोदा अस्पताल के खिलाफ धरना प्रदर्शन। आरोपी डॉक्टर को मौके पर बुलाने की मांग। करवी स्थित यशोदा अस्पताल का पूरा मामला। तो यशोदा अस्पताल का ये पूरा मामला है जहां पर एक नर्सिंग होम है जिसमें एक महिला की मौत का साफ तौर पर जो माफ कीजिएगा, महिला की मौत का पूरा जो डॉक्टर के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। वहीं आरोपी डॉक्टर को मौके पर पहुंचाने के लिए तमाम लोग इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। तो चित्रकूट से हम बड़ा मामला आपको दिखा रहे हैं। वहीं बस्ती से बड़ी खबर सामने आ रही है जहां एक मुनीम से पैसे लूटने के मामले। शराब दुकान के मुनीम से गोली मारकर लूट, 50,000 की लूट की घटना को दिया अंजाम। बाइक सवार बदमाशों ने घटना को दिया अंजाम। गंभीर हालत में लखनऊ किया गया रेफर। परशुराम के श्रृंगार में लूट की वारदात। शराब दुकान के मुनीम से गोली मारकर लूट की बड़ी वारदात बस्ती से सामने आ रही है जहां 50,000 की लूट को अंजाम दिया गया है। वहीं बुलंदशहर से बड़ी खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं जहां पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आया है। मुठभेड़ में 2 गौकश बदमाशों को लगी गोली। घायल बदमाशों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बदमाश ताहिर और शमीम पर दर्ज है कई केस। 1 क्विंटल मीट, तमंचा और कारतूस भी बरामद। जहांगीराबाद के रिवाड़ा शिकारपुर रोड पर मुठभेड़। तो ये थी बड़ी खबरें आज की। वहीं बढ़ते हैं और उन्नाव में 3 नाबालिग लड़कियों की हत्या तमाम तरह के सवाल खड़े कर रही है। आखिर कब तक बेटियों की बलि उत्तर प्रदेश में चढ़ती रहेगी? कब बेटियां प्रदेश में सुरक्षित होंगी? बहुचर्चित उन्नाव कांड एक नाकाम प्रेमी की करतूत निकली। उन्नाव के असोहा कांड का पुलिस ने 48 घंटे में खुलासा कर दिया है।
यूपी सरकार के लिए परेशानी का सबब बने उन्नाव कांड का खुलासा हो गया है। आइए दिखाते हैं पूरा मामला क्या था आपको हमारी इस खास रिपोर्ट में। इस कांड से पर्दा उठाने में पुलिस को कामयाबी ना मिलती अगर एक मुखबिर ने दोनों आरोपियों को मौकाए वारदात से भागते हुए नहीं देखा होता। पुलिस के मुताबिक उस मुखबिर ने आरोपियों को भागते हुए देखा था। बस यही बात पुलिस के लिए सबसे बड़ा सुराग साबित हुई। उन्नाव कांड का खुलासा करते हुए लखनऊ रेंज असोहा थाने में आईजी लक्ष्मी सिंह ने बताया कि इस मामले में पुलिस ने एक नाबालिग समेत 2 लोगों को पकड़ा है, जिसमें मुख्य आरोपी पड़ोसी के गांव के विनय उर्फ लंबू है, जिसने तीनों नाबालिग लड़कियों को जहरीला पानी पिला दिया था, जिससे 2 की मौत हो गई और तीसरी अभी अस्पताल में भर्ती है। आइए सुनाते हैं आईजी ने और क्या कुछ कहा इस घटना के बारे में। अभी तक के घटनाक्रम में जैसा परिस्थितिजन्य साक्ष्य हमें मिले हैं, कल कॉम्बिंग के दौरान जैसे साक्ष्य मिले थे और आज जो मुखबिर की सूचना थी, इन 2 लोगों को ही दौड़ते हुए देखा गया था और 2 को पूछताछ में अभी तक उनके द्वारा किसी अन्य का नाम नहीं लिया गया है। कोरोबोरेटिव एविडेंस के तौर पर इसके द्वारा लाया गया नमकीन का पैकेट, लड़कियों द्वारा लाया गया नमकीन का पैकेट कल कॉम्बिंग के दौरान फोरेंसिक टीम द्वारा बरामद किया गया था। पानी की बोतल भी फोरेंसिक टीम के द्वारा बरामद की गई थी, यद्यपि उस समय हमें ये नहीं पता था, एक खाली बोतल मौके से प्राप्त हुई थी। इसके द्वारा पिया जाने वाला और खाया जाने वाला सिगरेट का बट और पान मसाले का पैकेट भी कॉम्बिंग के दौरान मौकाए वारदात से फोरेंसिक टीम को बरामद हुआ था। इसके सीडीआर की एनालिसिस से भी मौके के समय, घटना के समय में, टेंटेटिव समय में जो ये समय बता रहा है, उस समय सीडीआर एनालिसिस में इसकी उपस्थिति उस जगह पर पाई गई है। पुलिस ने लंबू और उसके एक नाबालिग सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें, अभियुक्त वारदात को अंजाम देने के बाद खेत से भागकर रिहायशी इलाके की तरफ जा रहे थे। तभी पुलिस के एक मुखबिर की नजर इन दोनों पर पड़ गई थी। आईजी ने बताया कि पाठकपुर का रहने वाला विनय कुमार उर्फ लंबू रोशनी से एक तरफा प्यार करता था। उसका खेत रागिनी के खेत के बगल में है। कई बार लंबू ने रागिनी के सामने प्यार का प्रस्ताव रखा, लेकिन उसने मना कर दिया था, जिसके बाद नाराज लंबू ने उसकी हत्या की योजना बनाई। घटना के दिन आरोपी विनय ने पीड़िता से खेत पर काफी देर तक बातचीत की थी और नमकीन भी खिलाई थी। पीड़िता के साथ वहां पर मौजूद दोनों बहनों ने भी नमकीन खाई। सिरफिरे विनय ने पानी की बोतल में कीटनाशक मिलाकर उनकी हत्या कराने का योजना बनाई थी। उसने लड़की को जहरीला पानी पिला दिया। इस दौरान उसी पानी को दोनों बहनों ने भी पी लिया था, जिससे तीनों के मुंह से झाग निकलने लगा और तबीयत बिगड़ गई। यह देख विनय अपने सहयोगी के साथ मौके से फरार हो गया। विनय के मुताबिक वो सिर्फ उस लड़की को मारना चाहता था जिसे वो प्यार करता था। आरोपी विनय ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि वो जिस लड़की से प्यार करता था वो अस्पताल में भर्ती है। वही वारदात के बाद विनय और उसके नाबालिग ने उन तीनों को उठाकर उन्हीं के खेत में डाल दिया और मौके से फरार हो गए। जब वो दोनों भागकर वहां से जा रहे थे तो बीच रास्ते में पुलिस के एक मुखबिर ने उन्हें भागते हुए देख लिया था। उसी मुखबिर की बदौलत पुलिस ने इस मामले का खुलासा कर दिया है। इस मामले को लेकर एसपी ने क्या कहा है, आइए जानते हैं। अभी हम सभी लोगों के इसमें स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसमें एक पीड़ित लड़की थी, उसके माँ के द्वारा ये बात बताई गई है, अपना स्टेटमेंट दिया है। इसमें उसके द्वारा बताया गया था कि लड़के जो है वहाँ पे अचेत पड़ी हुई थी और किसी के हाथ नहीं बंधे थे, ये बात बताई गई है। अभी इसमें सभी के स्टेटमेंट्स हम रिकॉर्ड करेंगे और उसके अनुसार जो है सभी तथ्यों को छानबीन करके आवश्यक कार्रवाई करेंगे। पुलिस ने लंबू और उसके एक नाबालिग सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि अभियुक्त वारदात को अंजाम देने के बाद खेत से भागकर रिहायशी इलाकों की तरफ जा रहे थे। तभी पुलिस के एक मुखबिर की नजर इन दोनों पर पड़ गई।
आईजी ने बताया कि पाठकपुर का रहने वाला विनय कुमार उर्फ लंबू रोशनी से एक तरफा प्यार करता था। उसका खेत रोशनी के खेत के बगल में है। कई बार लंबू ने रोशनी के सामने प्यार का प्रस्ताव रखा, लेकिन उसने मना कर दिया था, जिसके बाद नाराज लंबू ने उसकी हत्या की योजना बनाई। घटना के दिन आरोपी विनय ने पीड़िता से खेत पर काफी देर तक बातचीत की थी और नमकीन भी खिलाई थी। पीड़िता के साथ वहां पर मौजूद दोनों बहनों ने भी नमकीन खाई। सिरफिरे विनय ने पानी की बोतल में कीटनाशक मिलाकर उसकी हत्या करने की योजना बनाई थी। उसने लड़की को जहरीला पानी पिला दिया। इस दौरान उसकी दोनों बहनों ने भी पानी पी लिया था, जिससे तीनों के मुंह से झाग निकलने लगा और तबीयत बिगड़ गई। यह देख विनय अपने सहयोगी के साथ मौके से फरार हो गया। विनय के मुताबिक वो सिर्फ उसी लड़की को मारना चाहता था जिसे वो प्यार करता था। आरोपी विनय ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि वो जिस लड़की से प्यार करता है वो अस्पताल में भर्ती है। वहीं वारदात के बाद विनय और उसके नाबालिग ने उन तीनों को उठाकर उन्हीं के खेत में डाल दिया और मौके पर फरार हो गए। जब वे दोनों भागकर वहां से जा रहे थे तो बीच रास्ते में पुलिस के एक मुखबिर ने उन्हें भागते हुए देख लिया था। उसी मुखबिर की बदौलत पुलिस ने इस मामले का खुलासा कर दिया है। मामले को लेकर एसपी ने क्या कहा है, आइए जानते हैं। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में अपने ही परिवार के 7 सदस्यों की जघन्य हत्या करने वाली शबनम ने एक बार फिर दया की गुहार लगाई है। इससे पहले उनके बेटे ने राष्ट्रपति से गुहार लगाई थी। अब सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा जुर्म करने वाली शबनम आखिर कितनी बार दया की गुहार लगाएगी? क्या दया की गुहार लगाने से शबनम की फांसी टल जाएगी? और हाँ, एक और सवाल, क्या शबनम के मासूम बच्चे की अपील को सुनकर सरकार फांसी टाल देगी? आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। आजाद भारत में पहली बार किसी महिला को फांसी दी जाएगी। फांसी की सजा पा चुकी महिला का नाम शबनम है, जिसने कुल्हाड़ी से काटकर 7 लोगों की हत्या कर दी थी। मरने वाले सभी लोग उसके परिवार के थे। बता दें कि मथुरा जेल में शबनम को फांसी दी जाएगी। इसकी तैयारियां भी कर ली गई हैं। शबनम उत्तर प्रदेश के अमरोहा की रहने वाली है। वहीं इसे फांसी देने के लिए तैयार किए जा रहे फांसी घर का जायजा पवन जल्लाद ने ले भी लिया है। पवन जल्लाद वही शख्स है जिसने निर्भया कांड के दोषियों को फांसी पर लटकाया था। आपको बता दें कि शबनम के 2 वकील रामपुर जिला कारागार पहुंचे थे, जहां उन्होंने जेल अधीक्षक को दया याचिका के लिए प्रार्थना पत्र सौंपा है। जानकारी के अनुसार जेल अधीक्षक अब प्रदेश के राज्यपाल को दया याचिका का प्रार्थना पत्र भेजेंगे। बता दें कि शबनम की पहली दया याचिका शबनम के बेटे मोहम्मद ताज ने लगाई थी और अपनी मां के लिए माफी की गुहार लगाई थी। शबनम के 12 साल के बेटे ताज ने कहा कि राष्ट्रपति अंकल जी, मेरी मां को माफ कर दो। बता दें कि शबनम ने जेल में ही ताज को जन्म दिया था। वहीं इस दया याचिका को राष्ट्रपति ने खारिज कर दिया है। अब राज्यपाल को शबनम के वकील फिर दया याचिका भेज रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं कि शबनम का बेटा क्या कुछ कह रहा है। मैंने प्रेसिडेंट अंकल जी से ये अपील की है कि वो मेरी माँ को फांसी ना दें, क्योंकि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ, इसीलिए। तो क्या आपको लग रहा है कि प्रेसिडेंट सर आपकी अपील पर अपनी मोहर लगाएंगे? ये तो उनकी मर्जी है। वैसे अगर बड़े से कोई बात कहते तो बच्चों की बात को मान लेता है। जहां एक तरफ वो बेटा अपनी मां के गुनाह के लिए माफी मांग रहा है, वहीं दूसरी तरफ शबनम की चाची कहती है कि हमें तो खून का बदला होनी चाहिए, इसे फांसी जल्द हो जाए। चाची ने कहा कि उस समय अगर हम भी घर पर होते तो हमें भी इसने मार दिया होता, इसे फांसी जरूर होनी चाहिए। साथ ही इसको लेकर उसके चाचा ने कहा कि अगर दूसरा देश होता तो इससे बहुत जल्द फांसी हो जाती। आइए सुनाते हैं आपको कि शबनम के चाचा और चाची का क्या कुछ कहना है। फांसी लगने का हुक्म है, जो और देशों में लग जाती, अब तक तो लग भी गई होती। सरकार यहाँ की कुछ कहना दिखा रही है, इसे मोटी कर रही है, पाल रही है इसे, बेटे को भी इसको भी।
कुछ करके दिखा रही है। तो कुछ किस नहीं तरीके दिखा से रही उसने है। ऐसी हमें घटना- तो खून का खून ही चाहिए। नहीं, जी हम क्या करेंगे उसका? क्यों? क्या करेंगे हम उसका? जो उसने हमारों को न देखा साथ को, हम इसका इसमें आग लगाएंगे। इसका क्या करेंगे हम? तो उसकी डेड बॉडी नहीं लोगे आप? नहीं जी, हमें नहीं चाहिए। फांसी होनी चाहिए। इतना समय लग गया उसको, अभी जाके कहीं निश्चित हुआ 13 साल बाद, तो इसमें क्या कहना चाहते हैं? अरे क्या है, कुछ भी नहीं है ये सरकार। जी जी। जो सरकार होती ना और देशों की, तो हम लोग तो बांग्लादेश ही कह रहे हैं, इनका हमारे यहाँ तो हाथ काउंटर कर रहा है। बता दें कि मथुरा जेल ही देश का एक ऐसा मात्र जेल है जहां महिला को फांसी हो सकती है। मथुरा जेल में 150 साल पहले फांसी घर बनाया गया था। फिलहाल शबनम बरेली के जेल में बंद है, जबकि उसका प्रेमी सलीम, जिसके साथ मिलकर शबनम ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया था, वो आगरा जेल में बंद है। जेल अधीक्षक के मुताबिक अभी तक फांसी की तारीख का ऐलान नहीं हुआ है। डेथ वारंट जारी होते ही शबनम और सलीम को फांसी दे दी जाएगी। रस्सी का ऑर्डर दे दिया गया है। हालांकि सलीम को फांसी कहां दी जाएगी यह अभी तक तय नहीं हुआ है। रायबरेली में 16 फरवरी को दोस्तों के साथ गंगा स्नान करने गया आशीष नाम के युवक का शव गंगा नदी से बरामद हुआ। एनडीआरएफ और गोताखोरों की टीम लगातार 3 दिनों से रेस्क्यू अभियान में जुटी थी। बता दें कि मृतक के परिजनों ने पुलिस को सूचना दी थी, जिसके बाद पुलिस युवक की तलाश में जुट गई थी और पुलिस ने सरेनी क्षेत्र के गंगा घाट से शव को बरामद कर लिया है। फिलहाल पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आजमगढ़ में पिछले 26 सालों से बसपा से जुड़ी पूर्व मंत्री विद्या चौधरी ने सपा का दामन थाम लिया है। इसके साथ ही जिले में नई सियासत शुरू हो गई है। लखनऊ में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उन्होंने पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई। पूर्व मंत्री ने टिकट के लिए पैसे की मांग को पार्टी छोड़ने का कारण बताया है। मेहनगर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाली विद्या चौधरी की गिनती बसपा के दिग्गज नेताओं में होती थी। उन्होंने सपा मुखिया अखिलेश यादव के समक्ष सपा की सदस्यता ग्रहण कर ली, जिसको लेकर बहुजन समाज पार्टी के पूर्व मुख्य जोन इंचार्ज करुणाकांत मौर्य ने विद्या चौधरी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता है। भविष्य में भी पार्टी और संगठन को मजबूत करने का काम करते रहेंगे। उन्होंने बसपा सर्व समाज की पार्टी है ये भी बताया। बहुजन समाज पार्टी के बढ़ते हुए जनाधार को देख करके सारी पार्टियां घबरा रही और झूठे तौर पे लखनऊ में बैठ करके घोषणा हो रही कि फला। औरैया में केंद्र सरकार की स्वामित्व योजना के तहत चालू किए गए पायलट प्रोजेक्ट का लाभ जल्द ही ग्रामीणों को मिलेगा। इसके लिए बेगुना तहसील के 5 गांवों का ड्रोन कैमरे की मदद से हवाई सर्वे किया गया। आगामी 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के तहत दरौनी दिए जाने का शुभारंभ किया जाएगा। इस योजना के तहत जिन ग्रामीणों की जमीन या मकान का कोई रिकॉर्ड नहीं है, उनके लिए खतौनी की तरह ही घरौनी बनाई जाएगी। पहले चरण में सर्वेक्षण के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तहत बेगुना के 5 गांवों का चयन किया गया है। समर्पित संपत्ति पर मालिकाना हक दिलाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री ने पंचायती राज दिवस के अवसर पर स्वामित्व योजना की शुरुआत की थी। इन गांवों में जिले की टीम राजस्व टीमों के साथ सर्वे शुरू कर दिया है। गांव में ड्रोन के माध्यम से संपत्ति का सर्वे किया जाएगा। इसके बाद ग्रामीणों को सरकार की ओर से खतौनी की तर्ज पर घरौनी उपलब्ध कराई जाएगी। 10 गांव का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से 5 गांव आज होंगे और 5 गांव कल होंगे। अभी तक 2 गांव हो चुका है, 2 गांव में हम लोग खड़े हुए हैं, 2 गांव का अभी होने वाला है। तो 5 गांव का प्रोजेक्ट 5 गांव का सर्वे हम लोग आज करवाएंगे और 5 गांव का सर्वे कल करवाएंगे और इसका माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 24 अप्रैल को घर। आजमगढ़ में बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में मंडल स्तरीय कार्यकर्ता बैठक हरबंशपुर स्थित आरएस मैरिज हॉल में संपन्न हुई। बैठक में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर हर बूथ पर पार्टी मजबूत करने की बात कही गई। इस दौरान केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना भी साधा गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे पूर्व सांसद और मंडल को ऑर्डिनेटर घनश्याम चंद्र
रखवार ने कहा कि केंद्र सरकार की जनविरोधी नीतियों के कारण किसान और मजदूर परेशान है। सरकार पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने का काम कर रही है। केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार से जनता ऊब चुकी है। बीजेपी सरकार से जनता त्रस्त हो गई है। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। जालौन में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले को लेकर क्षेत्राधिकारी उरई संतोष कुमार ने बताया कि अभियुक्त के पास से एक अवैध तमंचा, 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस और कई चीजें बरामद की गई हैं। तो जालौन में पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है, जहां पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से एक अवैध तमंचा, 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस और कई चीजें बरामद की हैं। ये थाना डकोर क्षेत्र का एक अपराधी निर्दोष राजपूत है, जो जिले के टॉप 10 अपराधियों में इसका नाम था। जिला बदर भी किया गया था इसको, और कोतवाली उरई क्षेत्र के एक लूट की घटना में भी शामिल था, जिसकी तलाश थी हमें। कल उसको गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार करके इसको जेल भेजा जा रहा है। इसका क्रिमिनल हिस्ट्री काफ़ी लंबा चौड़ा है। इसके पहले 15 मुकदमे पहले। लखनऊ के हसनगंज में युवक की हत्या कर दी गई है। संपत्ति विवाद में युवक की हत्या हुई है। बता दें कि पिता ने ही अपने बेटे की हत्या संपत्ति के चलते की है। बहुत बेरहमी से युवक की हत्या की गई। हत्या का आरोप माता पिता और भाई पर लगा है। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वो अभी 10-5 पे नाश्ता करके निकले थे, उनसे मिलके आए थे और यहाँ आए थे सिर्फ लकड़ी काटने की। जोहर की नमाज इंशाल्लाह टीले पे पढ़ेंगे। मैंने कहा खाना यही खाइएगा, कहेंगे ठीक है। तो वो यहाँ आए थे बस 10 बजे। उसके बाद 11 बजे के टाइम नहीं पता क्या हुआ, उसके पास फोन किया लड़ाई हुई है। वो फौरन वहाँ से भागती हुई आई क्योंकि वो लड़ाई हो गई। अकेली चली आई। उसके पीछे मेरी बड़ी बहन आई। कि हुआ क्या, यहाँ आए तो पता चला उन लोग उनको मार के भाग गए पूरे घर। उनका सगा बाप, सौतेली माँ, भाई, दो बहनें, उनको मार के उनके ऊपर सब कुछ साइकिल वाइकिल सब लाद के भाग गए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। आपका ही मजा आएगा, क्योंकि प्राइम टीवी पर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।